से कम पहली टैबलेट वाली तो पूरी हो ही जाए। मौर्य डायनेस्टी हम लोग पढ़ रहे थे और एक छोटा सा पार्ट मौर्य डायनेस्टी का बचा हुआ है, फिर उसके बाद हम लेटर मौर्यनिज्म पर पहुंचेंगे। कुछ दो तीन चीजें बची हुई हैं, जैसे एक क्वेश्चन करते हैं, which of the following is oblique R? Which of the following is oblique R responsible for the decline of Mauryan Empire? मौर्य साम्राज्य के पतन के लिए मौर्य साम्राज्य के देखते हैं, थोड़ा बंद हो जाए तो मैं इधर उधर घूमता रहता हूँ इस वजह से। मौर्य साम्राज्य के पतन के लिए क्या कारण उत्तरदायी थे? क्या कारण उत्तरदायी, सॉरी मैंने इज लिखवा दिया है, क्या कारण उत्तरदायी हैं? मौर्य साम्राज्य के पतन के लिए क्या कारण उत्तरदायी हैं? फर्स्ट, इन्होंने ही ना एक घटिया चीज कहां से खरीद के लाए? 250 का बड़ा सस्ता, तो अब इसमें गायब। आज लगता है मुझे बिना माइक का ही इस्तेमाल करना पड़ेगा। माइक ऑफ कर दिया, इसको भी बंद कर दो। अब मुझे ऐसे बोलना पड़े पीछे तक, ठीक है, थैंक यू सो मच। फर्स्ट जो है वो है ब्राह्मणिकल रिएक्शन, ब्राह्मणवादी प्रतिक्रिया। ब्राह्मणिकल रिएक्शन, ब्राह्मणवादी प्रतिक्रिया। सेकेंड, वीक सक्सेसर आफ्टर अशोक, अशोक के पश्चात कमजोर उत्तराधिकारी। अशोक के पश्चात कमजोर उत्तराधिकारी। थर्ड, ऑपरेसिव रूल इन प्रोविंसेस, प्रांतों में दमनकारी शासन, प्रांतों में दमनकारी शासन। फोर्थ, फॉरेन इन्वेजन, विदेशी आक्रमण, फॉरेन इन्वेजन, विदेशी आक्रमण। A 1 2 3 and 4, B 1 2 3, C 1 and 4, D 1 and 2, 1 and 2। मौर्य साम्राज्य के पतन के लिए क्या कारण उत्तरदायी थे? रिस्पॉन्सिबल, आपस में सरकार बनाने की कोशिश करनी हो तो बहुत दिक्कत हो जाएगी, क्योंकि आपके जो भी जिनके साथ आप सरकारें बना रहे हैं वो यूपीएससी में आपके साथ या पीसीएस में नहीं हो सकते हैं शायद, और होंगे भी तो गलत बताएंगे कि सही बताएंगे, भरोसा नहीं है ना। इसलिए अपने पैरों पे खड़े होना सीखें
हो गया, कर लिया। ए लगता है कि आप लोग मेजॉरिटी से ज्यादा प्रभावित। बी में का देखना करना फिर से। सी बी मॉडर्न डायनेस्टी के पतन के लिए जो रिस्पॉन्सिबल फैक्टर है उसमें फॉरेन इन्वेजन नहीं, विदेशी आक्रमण मौर्य साम्राज्य के पतन के लिए उत्तरदायी नहीं है, बाकी सारे के सारे फैक्टर्स। हाँ, प्रांतों में दमनकारी शासन। एक हमारी ऑथर हैं रोमिला थापर, उन्होंने कहा है कि सब ऑपरेसिव रूल जो है प्रांतों में, उसकी वजह से लोगों ने रिवोल्ट किया, ये एक रीजन माना गया है, बताया गया। नेक्स्ट दूसरा क्वेश्चन, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। James Prinsep was the first person, first statement, James Prinsep was the first person read by James Prinsep was the first person who read अशोकन एडिक्ट। जेम्स प्रिंसेप वे पहले व्यक्ति थे जिन्होंने अशोक के अभिलेख को पढ़ा। जेम्स प्रिंसेप was the first person who read अशोकन एडिक्ट। जेम्स प्रिंसेप वो पहले व्यक्ति थे जिन्होंने अशोक के अभिलेख को पढ़ा। In his Kandhar edict, Ashok says, all subjects are his mind children. All subjects are his mind children. अपने कांधार अभिलेख में अशोक कहता है सारी प्रजा मेरी संतान है। अपने कांधार अभिलेख में अशोक कहता है सारी प्रजा मेरी संतान है। सारी प्रजा मेरी संतान है। इन भाब्रू एडिक्ट, in Bhabru, 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 Ashok calls himself a Buddhist follower. Ashok calls himself a Buddhist follower. भाब्रू अभिलेख में अशोक खुद को बौद्ध धर्म का अनुयायी कहता है। भाब्रू अभिलेख में अशोक खुद को बौद्ध धर्म का अनुयायी कहता है। चूज करेक्ट स्टेटमेंट, सत्य कथन का चयन करें। A1 and 2, B2 and 3, C1 and 3 and D1, 2 and 3. A1 and 2, B2 and 3, C1 and 3 and D1, 2 and 3. A1 and 2, B2 and 3, C1 and 3 and D1, 2 and 3. हो सकता है ये फैक्चुअल इंफॉर्मेशन है, शायद आप में से कुछ को पता हो, कुछ को पता ना हो।
दो स्टेटमेंट इसमें से मैंने इजी डाले थे, तीसरा स्टेटमेंट मुझे लगता है कि महाब्रू वाला शायद आपको पता हो या ना हो, कि पहला और दूसरा स्टेटमेंट जो है वो इजी, वो जानकारी हमें होनी चाहिए। ए बी सी डी। आप में से कुछ बच्चे ऐसे भी होंगे जिनका ऑप्शनल या जिन्होंने हिस्ट्री सब्जेक्ट को पढ़ा भी होगा थोड़ा तो। आप लोगों ने किसी ने हिस्ट्री का ऑप्शनल नहीं बनाया क्या? नहीं बनाया? बाकी आप में से जो मैक्सिमम है या आप सब, क्या आपका ऑप्शनल क्या सोचा आपने, कुछ डिसाइड किया है क्या? मैथ्स? वैसे मैथ्स बहुत अच्छा सब्जेक्ट है। अच्छा, सबके अलग अलग है ना? अच्छा, हिस्ट्री किसी ने पढ़ी भी नहीं है? बहुतों का होगा हिस्ट्री, पता नहीं, छुपे उसका कागज बना चाहते हैं। हिस्ट्री थोड़ा टफ कठिन है क्या? मेंस में फैक्चुअल की कहाँ जरूरत होती है? मेंस में तो एक दो वर्ड गलत भी लिखो तो चलता है। नहीं, एक कॉन्सेप्ट चेंज करने की जरूरत है। मैं मेरठ में आया था 2017 में, तो मैंने देखा तैयारी करने का मेथड ही डिफरेंट था। मैं पहले भी आपके साथ शेयर कर चुका हूँ। पहले प्री की तैयारी करते थे, फिर मेंस की, तो उससे कभी होता नहीं है ना, उससे नहीं हो पाता। हमें प्री और मेंस दोनों साथ साथ करने होते हैं। देखो, अगर हिस्ट्री की ही बात कर लें तो हिस्ट्री में जो चार पार्ट हैं, एंशिएंट, मेडिवल, मॉडर्न और वर्ल्ड। एंशिएंट और मेडिवल जो है सिर्फ प्री में क्वेश्चन आएंगे, तो उसको हमें प्री के अकॉर्डिंग पढ़ना है। लेकिन जो मॉडर्न हमारा है वो प्री और मेंस दोनों में आते हैं, तो उसको प्री और मेंस दोनों के अकॉर्डिंग हमें पढ़ना होता है। और जो वर्ल्ड हिस्ट्री है वो सिर्फ मेंस में आती है। तो तैयारी का थोड़ा सा कॉन्सेप्ट चेंज करने की जरूरत है। मुझे याद है कि हमारे यहाँ पर एक स्टूडेंट का प्री क्वालिफाई हुआ, और जब मैंने उसे मेंस के लिए कुछ क्वेश्चन बैंक लाने के लिए भेजा मार्केट में, तो लोग बड़े आश्चर्य से उसको देख रहे थे, है ना, कि ये कहाँ से कौन सा पक्षी आ गया। तो उसे क्वेश्चन पूछा कि आपका प्री हो गया है, तो उसने कहा हाँ। तो मतलब बड़ा, वैसे भी आप देखोगे आगे, है ना, आपका प्री क्वालिफाई हो जाएगा तो बड़ा सम्मान दिया जाता है ना, थोड़ा सा 36 इंच का सीना 48 ना, और रियली अच्छा फील भी होता है जब आप मेंस लिखते हो तो। और तो कौन सी वो क्वेश्चन बैंक था, अरिहंत का मैंने मेंस का क्वेश्चन बैंक लेने के लिए भेजा था, इकोनॉमिक्स का और साइंस के का ना, सब क्वेश्चन बैंक जिसमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है मेंस। तो मुझे भरोसा है कि आप सब जरूर सक्सेसफुल होंगे, कम से कम प्री क्वालिफाई कर ही जाओगे। तो इस क्वेश्चन में आप सबने बता ही दिया था, मैं भूल गया क्या मैंने बोला भी था, बहुत बताओ। जेम्स प्रिंस प्रथम व्यक्ति थे जिन्होंने अशोक के अभिलेख को पढ़ा। ये सही है, जेम्स प्रिंस पहले व्यक्ति थे जिन्होंने अशोक के अभिलेख ब्राह्मी स्क्रिप्ट को पढ़ा था, है ना, सबसे पहला ब्राह्मी स्क्रिप्ट है जेम्स प्रिंस ने पढ़ा। हाँ जी। अशोक अपने कांधार अभिलेख में कहता है कि सारी प्रजा मेरी संतान है। अशोक अपने धौली अभिलेख में कहता है, धौली, है ना, धौली अभिलेख में कहता है कि सारी प्रजा मेरी संतान है। धौली, अभी मैं बताऊंगा आपको कुछ ऐसे अभिलेख, इंस्क्रिप्शन। भाब्रू अभिलेख में अशोक खुद को बौद्ध धर्म का, ये सही है, भाब्रू अभिलेख जो है उसमें अशोक अपने आप को बौद्ध धर्म का अनुयायी बताता है। कुछ 4-5 छोटी-छोटी चीजें जो हैं वो बची हुई हैं, जिसको हम लोग खत्म कर देते हैं, और उसके साथ ही मौर्य पीरियड का ये पार्ट खत्म हो जाएगा। पहला पार्ट जो है वो है डिक्लाइन ऑफ मौर्य एम्पायर, मौर्य साम्राज्य का पतन। हाँ जी, अशोक ने, हाँ कराऊंगा, इसके बाद वो कराऊंगा, वो सारे छोटे-छोटे पार्ट जो मैं करा के खत्म करूंगा इसके बाद। अशोक की, अगर अशोक या मौर्य साम्राज्य की बात करते हैं हम, तो मौर्य साम्राज्य के पतन के लिए कुछ, देखो, कई सारे फैक्टर्स हो सकते हैं, लेकिन कुछ इंपॉर्टेंट फैक्टर्स की बात हम कर लेते हैं। एक्चुअली क्या हुआ कि एक मौर्य साम्राज्य का एक सेनापति है पुष्यमित्र सुंग, जिसने बृहद्रथ को मारा, है ना, जब उसने बृहद्रथ को मार दिया तो पुष्यमित्र सुंग एक ब्राह्मण है ना, ब्राह्मण है, और इसके बाद जो सुंग डायनेस्टी थी उसने आप कह सकते हो कि ब्राह्मण जो रिलीजन है या वैदिक रिलीजन का रिवाइवल होता है, पुनरुत्थान होता है।
तो कुछ हिस्टोरियन मानते हैं इसे ब्राह्मणिकल रिएक्शन, ब्राह्मणवादी प्रतिक्रिया। इसलिए मैंने अभी पूछा था आपसे कि ऑप्शनल किसी का है या नहीं है, लेकिन ये बात पूरी तरह से सही नहीं है। हम मेंस लिखते हैं तो हम उसमें कहते हैं कि नहीं, ये बात सही नहीं है, लेकिन प्री के लिए हम इतना समझ लेते हैं कि ये पॉइंट है हमारा, जिसे हम कहते हैं ब्राह्मणिकल रिएक्शन, ब्राह्मणवादी प्रतिक्रिया। मतलब ऐसा कहना है कि अशोक के समय में जो दान दिए गए या जो बुद्धिज्म के लिए वर्क किए गए, उससे ब्राह्मण जो थे वो बहुत नाराज हो गए और उन्होंने पुष्यमित्र सिंह के रूप में, पुष्यमित्र सुंग के रूप में उन्होंने रिवोल्ट किया। तो पहला है हमारा ब्राह्मणिकल रिएक्शन। दूसरा पार्ट जो हमारा है वो है फाइनेंशियल इंस्टेबिलिटी, वित्तीय अस्थिरता। फाइनेंशियल इंस्टेबिलिटी, वित्तीय अस्थिरता, वित्तीय अस्थिरता। वित्तीय अस्थिरता का मतलब यहां पर यह है कि ऐसा हमने सुना कि अशोक ने 84,000 स्तूपास बनवाए, वो काम नहीं कर पाया। अशोक ने 84,000 स्तूपास बनवाए, इसके अलावा और भी कई सारे काम किए उसने। ब्राह्मणिकल रिएक्शन, ब्राह्मणवादी प्रतिक्रिया। सेकेंड है इंस्टेबिलिटी, वित्तीय इंस्टेबिलिटी, वित्तीय अस्थिरता। जैसे कि आपने देखा कि इतने खर्च हो रहे हैं, इससे क्या होगा कि मौर्य डायनेस्टी की जो ट्रेजरी होगी, जो राजस्व होगा वो खाली हो जाएगा। मतलब खाली तो नहीं होगा, लेकिन फिर भी वहां पर बहुत कमी हो जाएगी। तीसरा पॉइंट, जो तीसरा पॉइंट आएगा हमारा वो होगा इनकैपेबल सक्सेसर आफ्टर अशोक। अशोक के पश्चात अयोग्य उत्तराधिकारी, अशोक के पश्चात अयोग्य उत्तराधिकारी। थैंक यू। अशोक के पश्चात अयोग्य उत्तराधिकारी। नेक्स्ट, ये तो इसको समझाने की तो जरूरत नहीं है, क्योंकि उतनी बड़ी डायनेस्टी को, इतने बड़े साम्राज्य को एक आप समझ सकते हो योग्य व्यक्ति ही चला सकता है। जब भी हमने पूरी हिस्ट्री में या पूरी दुनिया में आप एग्जांपल उठा के देख लो, जब उत्तराधिकारी अयोग्य होगा, है ना, तो वो चीजें नहीं चलती। वो चीजें आप इसे थोड़ा सा, अब मैं यूट्यूब पे भी फिर भी इस तरह की बातें मैं कर लेता हूँ। जैसे कि रिलायंस कंपनी का 2 भागों में बंटवारा हुआ है ना, तो मैं ये नहीं कहता हूँ कि अनिल अंबानी अयोग्य हैं, लेकिन उन्होंने उसे हैंडल नहीं किया। तो इसका मतलब इसमें आवाज एक पॉइंट ये आ जाता है कि अयोग्य उत्तराधिकारी जो हैं वो डायनेस्टी को, इतनी बड़ी चीज को नहीं संभाल पाएंगे। नेक्स्ट जो पॉइंट हमारा है वो है ऑपरेसिव रूल इन प्रोविंसेस, प्रांतों में दमनकारी शासन, प्रांतों में दमनकारी शासन। एक्चुअली एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है जो हमारी एक ऑथर है भारत की, बहुत ही फेमस है, आपने नाम सुना भी होगा, रोमिला है ना। तो उन्होंने और कई लोगों ने मॉडर्न डायनेस्टी, उन्होंने अलग से मॉडर्न डायनेस्टी को रिसर्च किया है, स्टडी किया है, जिसमें उनका कहना है कि जो मॉडर्न डायनेस्टी में हाईली सेंट्रलाइजेशन था, अत्यधिक केंद्रीयकरण था। तो अत्यधिक केंद्रीयकरण को मेंटेन करने के लिए राज्य क्या कर रहा था, राज्य की पॉलिसी थोड़ी सी स्ट्रिक्ट थी। राज्य की जो पॉलिसी थोड़ी सी स्ट्रिक्ट थी, उसमें पूरे डायनेस्टी में उन्होंने स्ट्रिक्ट पॉलिसी इंप्लीमेंट करी। लेकिन जो कैपिटल है उसके आसपास का एरिया, उनका कहना है कि उस समय में, जिस पीरियड में ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन का इतना ज्यादा विकास नहीं हुआ था, उस समय में अगर तक्षशिला जैसी जगह पर, जो हमारा बहुत दूर का एरिया है, वहां पर अगर कोई रिवोल्ट कर देता है, तो उस रिवोल्ट को सप्रेस करने में बहुत मेहनत करनी पड़ती है। और हमने देखा भी है कि मॉडर्न डायनेस्टी में तक्षशिला जैसी जगह पर बहुत सारे रिवोल्ट भी कई बार हुए हैं, जिसमें अशोक को वहां पर भेजा भी गया था। तो अगर पास का एरिया है तो वो तो रह सकता है, उसको तो हम कंट्रोल कर सकते हैं, लेकिन दूर का एरिया है उसे हम कंट्रोल नहीं कर पाएंगे और उसको कंट्रोल करने में बहुत ज्यादा मुश्किल होगी। सेंट्रलाइजेशन को इंप्लीमेंट कराने के लिए, केंद्रीयकरण को इंप्लीमेंट कराने के लिए राज्य स्ट्रिक्ट एक्शन लेता है ना। आज भी कई बार मान लो, कई बार राज्य सरकार और केंद्र सरकार के बीच में कई सारी जगहों पर, है ना, कॉन्फ्लिक्ट होते रहते हैं। वहां पर सेंटर अपनी जो बात है वो मनवाने की कोशिश करता है, कई बार झंडा उठा लेते हैं हम लोग, है ना, अंग्रेजों भारत छोड़ो, है ना।
मोदी भारत छोड़ो। तो सप्रेसिव जो रूल है, वो ऑपरेसिव जो रूल है, वो नेचर जो है मौर्य डायनेस्टी का, वो एक बहुत बड़ा फैक्टर है मौर्य साम्राज्य के पतन के लिए। ये कुछ छोटे-छोटे पॉइंट हैं मौर्य साम्राज्य के पतन के लिए, जिसमें से कई बार क्वेश्चन भी आया हुआ है। कुछ बाकी अपनी दिमाग से जब आप पढ़ोगे, है ना, जब आप चीजों को पढ़ोगे, एक ऑथर है ये कहते हैं कि जैसे कि ये भी आ सकता है, मैं आपके माइंड में डालता हूं ताकि आप कभी आ जाए इस तरह के क्वेश्चन तो आप उसे सॉल्व कर सको और आंसर सही कर सको। जैसे कि चीन में एक राजा होते थे, उनका नाम था सी हुआंगती। सी हुआंगती ने फॉरेन इन्वेजन को, हुनों के इन्वेजन को रोकने के लिए उन्होंने वॉल बनवा दी, दीवार बनवाई, है ना, जिसे आज हम ग्रेट वॉल ऑफ चाइना कहते हैं। सी हुआंगती जैसे राजा ने वहां पर भी वॉल बनवाई। तो कुछ भारतीय हिस्टोरियन का ये मानना है कि मौर्य डायनेस्टी इतनी स्ट्रॉन्ग थी, फिर भी उन्होंने नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट से अटैक को रोकने के लिए कोई ऐसा काम नहीं किया, है ना। कुछ हिस्टोरियन का ये मानना है कि ये भी कारण वैसे हो सकता है, मुझे नहीं लगता है ये इतना जरूरी है। जो भी है, ये 4-5 कारण जो हम लोगों ने यहाँ पर डिस्कस किया है, वो मौर्य साम्राज्य के पतन के लिए रिस्पॉन्सिबल। नेक्स्ट वन हमारा जो टॉपिक है वो है कौटिल्य का अर्थशास्त्र। कौटिल्य का अर्थशास्त्र कौटिल्य के बारे में हमें यहाँ पर कुछ छोटी मोटी चीजें पढ़नी है। कौटिल्य ने कहा है कि ये एक राज्य के, एक स्टेट के कुछ इंपोर्टेंट पार्ट्स होते हैं, कुछ महत्वपूर्ण अंग होते हैं। इंपोर्टेंट पार्ट्स ऑफ स्टेट, राज्य के महत्वपूर्ण अंग। पहला है किंग, राजा। फर्स्ट किंग, राजा। सेकेंड है अमात्य, मंत्री, मिनिस्टर। अमात्य लिखेंगे हम इसमें, अमात्य, AMATY। थर्ड है जनपद, JANPAD, जनपद। हिंदी और इंग्लिश दोनों में जनपद लिखना है हमें, जनपद। जनपद का मतलब होता है एरिया, है ना, इतना तो आप समझ सकते हो, जनपद। नेक्स्ट वन, फोर्थ है हमारा फोर्ट, दुर्ग। फोर्ट, किला, दुर्ग। मतलब इनका मानना है कि सुरक्षा के लिए दुर्ग का होना बहुत जरूरी है, फोर्ट का होना बहुत जरूरी है, दुर्ग, फोर्ट। नेक्स्ट वन है हमारा कोष, ट्रेजरी। कोष, ट्रेजर, पैसे जहां पे रहते हैं, शब्दकोश, कोष, समझ गए ना, कोष। नेक्स्ट वन, नेक्स्ट वन है हमारा दंड। दंड नहीं लिखेंगे हम, दंड का मतलब हो गया जस्टिस, न्याय। दंड, जस्टिस। नेक्स्ट वन हमारा है फ्रेंड, मित्र। मित्र, एक बार फिर से आप चेक कर लो, मिला लेना। लास्ट वन हमारा मित्र है, मित्र से पहले दंड है, उसके पहले कोष है, फिर दुर्ग है हमारा, फोर्ट, जनपद, अमात्य एंड स्वामी, राजा। तो अर्थशास्त्र में कौटिल्य का कहना है कि एक राज्य के लिए कुछ महत्वपूर्ण अंग होने चाहिए, कुछ महत्वपूर्ण पार्ट्स होने चाहिए। इन सारी चीजों को मिला के तभी वो राज्य बनता है ना। इसमें उन्होंने मित्र को भी बहुत इंपॉर्टेंट स्थान दिया। नेक्स्ट जो हमारा पार्ट है वो है अशोक के एडिक्ट, अशोक के अभिलेख। अशोक के एडिक्ट, अशोक के अभिलेख। हाँ जी, आर्मी। वही मैं सोच रहा था कि एक पार्ट तो छूट रहा है। एक चेक कर लिया, नहीं, इसमें जो दुर्ग है ना, फोर्ट, उसी के अंदर आर्मी को भी रखा गया है। अशोक के एडिक्ट,
अशोक के एडिक्ट को हम लोगों ने इसी क्वेश्चन में डिस्कस किया था। अशोक के एडिक्ट को पढ़ने वाला जो पहला व्यक्ति था वो था जेम्स प्रिंसेप, हमने देख ही लिया था। टाइमिंग हम लिख लेते हैं 1837-38, 1837-38, 1837-1838। अब अशोक के एडिक्ट को हम कई पार्ट में डिवाइड कर लेते हैं। तो जो हमारा पहला है उसे हम कहते हैं मेजर रॉक एडिक्ट। मेजर रॉक एडिक्ट, इसे हिंदी में कहते हैं बृहद शिलालेख। थैंक यू, बृहद शिलालेख। देखो इसको एक दो चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है इसमें कि इसमें टोटल 14, इसको समझना है, 14 ऑर्डर्स है ना, 14 ऑर्डर्स हैं और कई जगह से मिले हुए हैं। तो उन जगहों का हम एक बार पहले नाम लिख लेते हैं, कहां कहां से मिले हैं उन जगह का नाम लिख लेते हैं। मैं अभी बता देता हूं, पहले उन जगह का नाम लेते हैं, प्लेसेस। यहां पर हम लिख लेते हैं प्लेसेस। पहला प्लेस लिखते हैं कालसी, KALSI, उत्तराखंड, मॉडर्न उत्तराखंड, कालसी, कालसी, KALSI, कालसी, ये मॉडर्न उत्तराखंड। उसके बाद हम लिखते हैं सहबाजगढ़ी, सहबाजगढ़ी लिख लोगे, सहबाजगढ़ी और मानसेहरा, मैं मार्कर बोल रहा हूं। देखो कालसी उत्तराखंड में, और ये दोनों जो भी आपने लिखा है ये है हमारा पंजाब, दोनों। मैं प्रॉपर तरीके से सारा लिखवा देता हूं, एक बार पहले अच्छी तरह से आप लिख लो, फिर मैं आपको एक्सप्लेन कर दूंगा। सहबाजगढ़ी एंड मानसेहरा, ये जो दोनों हमारा है ये पंजाब में, ये इंडिया वाला और पाकिस्तान वाला, दोनों वाला। हाँ जी, एक हमारी तरफ है एक उनकी तरफ। हमारी तरफ कौन सा है? हमारी तरफ है सहबाजगढ़ी। नेक्स्ट वन है कांधार, कांधार, कांधार तो आप समझना ही है वो कहां पे है। नेक्स्ट वन है गिरनार, GIRNAR, गिरनार। ये सारी चीजें मुझे कभी याद नहीं हुई है ना, इसलिए मैं इन चीजों को बड़ा कंफ्यूज रहता हूँ, मुझे करवाना पड़ता है देख के कहां कहां है। वैसे मैं ये नहीं कहता हूं कि आप याद मत करना इन चीजों को, है ना, लेकिन अगर मन हो तो याद कर लेना। गिरनार पता है कहां है आपको? हाँ, गुजरात, गुजरात, गिरनार, गिर है ना, गिरनार, गुजरात, गिर। नेक्स्ट वन है सोपारा, सोपारा, महाराष्ट्र। नेक्स्ट वन है धौली, DHAULI, धौली। और जौगढ़, JAUGARH, जौगढ़। धौली और जौगढ़ दोनों है हमारा उड़ीसा में। नेक्स्ट वन है येरागुडी, YERRAGUDI, येरागुडी, येरागुडी। YERRAGUDI। ये है आंध्र प्रदेश, आंध्र प्रदेश। और
आंध्र प्रदेश में एक और है हमारा सन्नाटी, SANNATI। इसे जल्दी से पढ़ने के लिए, है ना, जल्दी से पढ़ने के लिए कलसी, सहबाजगली, मानसेरा, सुपारा, धौली, जोगर, गिरनार, एरागुड़ी, कंधार और सन्नाटी। ये मेजर वाला सिर्फ याद है मुझे, बाकी और कोई याद नहीं। मेजर वाला मैंने याद किया था कि मेजर वाला क्वेश्चन भी आया हुआ है, तो मेजर, इसे मेजर हम रॉ क्रेडिट कहते हैं, जिसको ये अलग अलग जगह से मिले, लेकिन इस पे जो ऑर्डर्स हैं वो बहुत टफ है याद करना। इस पे कुछ लिखा हुआ तो है, हमारे पास क्या है, ये हमारे पास स्टोन के बड़े बड़े पत्थर है ना, इस पत्थर पर अशोक ने कुछ लिखा है ना, कुछ लिखा, तो ध्यान रखना है कि जो अशोक ने लिखा है उसमें क्या है, हम लोगों ने एक क्वेश्चन के रूप में डिस्कस किया था। अशोक ने जो लिखा है उसमें राजकीय ऑर्डर्स हैं, रॉयल ऑर्डर्स हैं और उसका धम्म है, दो चीजें। ये जो इन पत्थरों पर जो अशोक ने लिखा उसमें उसके रॉयल ऑर्डर्स हैं, राजकीय आज्ञाएं और धम्म। अब इसमें हमारे लिए उसको हर एक पार्ट को याद करना बड़ा कठिन काम है, लेकिन प्लेसेस को कई बार हो जाते हैं आसानी से, लेकिन एक बार क्वेश्चन पूछते हैं प्लेसेस के साथ उसके स्टेट, है ना, तो थोड़ा बहुत याद कर लेते हैं हम। अब इसमें जो सबसे लास्ट वाला है ये ध्यान रखना है, ये जो कलिंग वाला है, ये कलिंग वाला सबसे लास्ट, धौली और जोगर, है ना, सबसे लास्ट में ये दो पिलर्स लगाए गए, मतलब दो स्टोन बनाए गए थे वहां पर। हाँ, सबसे लास्ट में ये दो है, कलिंग वाला। अब बताओ आपको, हाँ जी, उज्जैन के साउथ में तो आप, अभी मैं डिस्कस करूंगा इन चीजों को, कि अभी मैं आपको डिस्कस करता हूं इन चीजों को। साउथ में जो मौर्य डायनेस्टी थी वो कावेरी रिवर तक थी, जहां पर अशोक अपने एक एडिक्ट में कहता है कि साउथ में उसके कुछ पड़ोसी हैं, नेबर्स, यूपीएससी का क्वेश्चन है ना, साउथ में उसके कुछ नेबर्स हैं, चोल, चेर, पांड्य और सतियापुर। ये यूपीएससी ने क्वेश्चन के रूप में पूछा हुआ है। और इन राज्यों की जो मॉडर्न लोकेशन है, जब हम लोकेशन की बात करेंगे तो वो कावेरी रिवर के आसपास है। तो इसका मतलब है जो डायनेस्टी है वो कावेरी रिवर तक है ना। तो अब ये अलग अलग जगह से हमें बड़े बड़े पत्थर मिले, जिन बड़े बड़े पत्थरों में जो लिखा गया है वो हमने देखा कि कई सारी लैंग्वेज यूज हमने करी, जैसे हमने इंडिया में पाली एंड प्राकृत लैंग्वेज यूज करी है, हमने ग्रीक और अरामाइक लैंग्वेज यूज करी है ना, हमने खरोष्ठी लिपि और हमने ब्राह्मी स्क्रिप्ट, ये सब तो हमने पहले भी डिस्कस किया हुआ है, खरोष्ठी और ब्राह्मी। अब अलग अलग ज्योग्राफिकल कंडीशन के अकॉर्डिंग अलग अलग उन्होंने स्क्रिप्ट यूज किया या लैंग्वेज यूज किया, लेकिन बातें वही। उस समय जब प्रिंट मीडिया नहीं है, उस समय में जब प्रिंट मीडिया नहीं है, तो उस समय अशोक ने स्पेशल मेथड निकाला। ये आर्ट एंड कल्चर का भी पार्ट है, इसलिए मेंस का भी पार्ट हो सकता है, इसमें मेंस में भी आंसर आ सकते हैं। उस समय जब अपनी बातों को एज इट इज, है ना, आज देखो एक बात आप हम मान लो आप किसी दो ने कोई बात आपस में डिस्कस करी है ना, वो बात अचानक किसी तीसरे को पता चली, तो तीसरे को जो बात पता चलती है वो नमक मिर्च के साथ पता चलती है, चौथे को जो पता चलेगी वो थोड़ी और नमक, है ना, छौका लगा के एक्सेट्रा एक्सेट्रा, और लास्ट में वो इतना खतरनाक इशू बन जाता है ना, कि सर फोड़ने की नौबत आ सकती है। तो अशोक के समय ये चैलेंज है कि राजकीय आज्ञाओं को एज इट इज, रॉयल ऑर्डर्स को एज इट इज डायनेस्टी के डिफरेंट पार्ट में पहुंचाना है, ये बहुत टफ है। स्पेशल मेथड उसने ढूंढा, ऐसी जगह पर लिखवाओ जिसे मिटाया नहीं जा सकता, बहुत आसानी से मिटा तो किसी को भी सकते हैं, लेकिन बहुत इजीली उसे हम नहीं इरेज कर सकते हैं, नहीं खत्म कर सकते। तो उसने पत्थरों का यूज किया है ना, पत्थरों पर उसने लिखवाया। इसकी कंटेम्पररी, अगर आप थोड़ा सा पहले हमने हड़प्पन सिविलाइजेशन के कंटेम्पररी मेसोपोटामिया एंड इजिप्शियन सिविलाइजेशन की अगर बात करें तो उसमें हम मिट्टी पे लिखते थे और उसे आग में पकाते थे,
है ना। अशोक ये काम भी कर सकता था, मिट्टी में लिख के आग में, है ना, सेक के उसे कर सकता था, दे सकता था, लेकिन उसने एक स्पेशल मेथड निकाला जब उसने पत्थरों पर लिखा। तो पत्थरों पर उसने लिखा और उसे अलग अलग, उसे पता है कि अगर कांधार में कोई चीज स्टैब्लिश करवानी है तो वो ग्रीक और अरामाइक लैंग्वेज यूज करता है। उसे पता है कि अगर वो पाकिस्तान मानसेहरा, है ना, मानसेहरा या पाकिस्तान जो हमारा पंजाब वाला रीजन है, वहां पर अगर कुछ देना है तो उधर खरोष्ठी स्क्रिप्ट का हमें इस्तेमाल करना है। तो अलग अलग जगह पर वो अलग अलग लैंग्वेज का इस्तेमाल करता है। अब ये अलग अलग जगह पर उसके बड़े बड़े पत्थर मिले। अब इन पत्थरों पे क्या है, ऑर्डर्स हैं, राजकीय आज्ञाएं हैं। अब देखो मैक्सिमम 14 ऑर्डर्स हैं, टोटल 14 आज्ञाएं हैं। अब ध्यान रखना है, मान लो कि एक पिलर ये है, इस पर 3 है, ये वाला पिलर है, जरूरत के हिसाब से उसने ऑर्डर्स दिए। ये वाला पिलर है, उस पे 5, कोई एक पिलर है उस पे 10 है, कोई एक पिलर है उस पे 14 है। तो ये जो कलिंग वाला है वो सबसे लास्ट है जिस पर टोटल 14 और कुछ एडिशनल भी ऑर्डर्स हैं। ये समझना है हमें, क्या है हमारा, सिर्फ यहां पर अलग अलग प्लेसेस में स्टोन जिस पर कुछ लिखा गया है, कुछ ऑर्डर्स हैं। मैक्सिमम ऑर्डर्स कितने हैं, 14। मैक्सिमम ऑर्डर्स 14 है। किसी पे 2 है, किसी पे 5 है, किसी पे 7 है, किसी पे 10 है, किसी पे 14। ये समझ रहे हो आप कि जरूरी नहीं है कि सब पे 14 हो, जरूरत के हिसाब से है। किसी पे 5 है, किसी पे 3 है, किसी पे 2 है, और बहुत बड़ा एक है उस पे 14 ऑर्डर्स। अब अलग अलग ऑर्डर्स क्या क्या हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है और इससे कई सारे क्वेश्चन पूछे गए हैं एग्जाम में। अब क्या करना है, उसे लिखना है, ठीक। फर्स्ट ऑर्डर, इसमें उसने पशु हत्या पर प्रतिबंध लगाने की बात की है, बैन ऑन किलिंग ऑफ एनिमल्स। पशु हत्या पर प्रतिबंध, बैन ऑन किलिंग ऑफ एनिमल्स। इसी में ये बहुत बड़ा है, पहला ऑर्डर बहुत बड़ा है। इसमें जो नेक्स्ट है हमारा वो है, इसमें हमें साउथ के कुछ नेबर्स के बारे में इंफॉर्मेशन मिलती है। साउथ के नेबर्स जैसे चोला, चेरा, पांड्य एंड सतिया उत्तर। चोल, चेर, पांड्य तथा सतिया पुत्र। सतिया SATTIYAPUTTA, सतिया पुत्र SATIYAPUTTA, सतिया पुत्र। ये 4 राज्य हैं साउथ में। वो कहता है कि साउथ में उसके 4 पड़ोसी हैं, चोल, चेर, पांड्य एंड सतिया पुत्र। अब ध्यान रखना, ये यूपीएससी ने क्वेश्चन के, यूपीएससी को अशोक से बहुत प्यार है ना, तो उसने पूछा है क्वेश्चन कि इसमें से 3 राज्यों को हमने पहचान लिया, 4th कौन सा है जिसे हमने नहीं पहचाना है आज तक। तो चोल, चेर और पांड्य की तो हमने पहचान कर लिया, सतिया पुत्र पता नहीं है कौन है, ठीक है। इसके अलावा इसी में फर्स्ट ऑर्डर में ही अशोक अपने कुछ और नेबर्स की बात करता है, जैसे एंटीयोकस, वेस्टर्न पार्ट में, पश्चिमी भाग में एंटीयोकस, पश्चिमी भाग में एंटीयोकस, एंटीयोकस लिख लोगे, ANTIYOKUS, एंटीयोकस। एंड साउथ में ताम्रपर्णी, श्रीलंका को हम ताम्रपर्णी कहते थे, ताम्रपर्णी इन साउथ, ताम्र TAMRA, ताम्रपर्णी। इसी फर्स्ट ऑर्डर में उसने रोड्स, वेल्स, सड़कें, कुएं, ट्री प्लांटिंग एक्सेट्रा की भी बात की है उसने, मतलब सड़क बनाने, कुएं बनाने और वृक्ष लगाने की बात भी वो करता है। प्लांटेशन, तो ये फर्स्ट जो हमारा है ऑर्डर वो बहुत बड़ा है। नेक्स्ट है सेकेंड ऑर्डर। इसमें अशोक डिस्क्राइब करता है व्हाट इज सिन, पाप क्या है।
पाप क्या है ये अशोक बताता है। पाप से पाप पाप क्या है? अशोक कहता है, कुछ बातें बताया हो, बताइए लोग इसको पाप कहते हैं। नेक्स्ट थर्ड ऑर्डर, अशोक gave the information of effect of धम्म। अशोक इसमें धम्म के प्रभाव की बात करता है, मतलब धम्म को अगर आप अडॉप्ट करते हो तो उसका प्रभाव क्या हो सकता है। इफेक्ट ऑफ धम्म। नेक्स्ट फिफ्थ ऑर्डर, इसमें अशोक एक अधिकारी ऑफिसर की बात करता है, धम्म महामात्र। फोर्थ बताया था इफेक्ट ऑफ धम्म। देखो फिर से देखो, अच्छा एक थोड़ी सी गलती हो गई यहाँ पर। फर्स्ट देखो, फर्स्ट वाला जो है ना बैन ऑन, एक थोड़ा सा करेक्शन करना है हमें। बैन ऑन के लिए वाला जो है वो हमारा फर्स्ट है, बाकी सबको मैंने फर्स्ट में लिखा गया तो उसे सेकंड कर लेना। उसके बाद वाला जो है उसे सेकंड कर लो। हाँ, चोर चेर वाला वो है, उसको सेकंड कर लो। और पाप वाला है उसे थर्ड करो। इफेक्ट ऑफ धम्म है उसे फिफ्थ करो, फोर्थ। और धम्म महामात्र, पांचवा ऑर्डर है धम्म महामात्र। अशोक कहता है कि अपनी जनता के मोरल अपलिफ्टमेंट के लिए, नैतिक उत्थान के लिए, मोरल अपलिफ्टमेंट, नैतिक उत्थान के लिए उसने एक अधिकारी को नियुक्त किया है, धम्म महामात्र। फॉर द अपलिफ्टमेंट ऑफ मोरल वैल्यूज, नैतिक उत्थान के लिए अशोका अपॉइंटेड ऑफिसर धम्म महामात्र। नैतिक है ना, एथिक्स एक टॉपिक है ना हमारा ना, मोरल हम पुलिस कह सकते हैं हम उसको, है ना। लेकिन पुलिस क्या है, पुलिस का काम क्या होता है, पनिशमेंट देना। उसका काम क्या होता है, प्यार से समझाना। बस दोनों में ये अंतर है ना। धम्म महामात्र जो है वो पुलिस से थोड़ा सा डिफरेंट है। नेक्स्ट वन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट जो हमारा है, इसमें अशोक कहता है कि मेरी प्रजा, मैं इसे अभी ट्रांसलेट करके आपको बता देता हूं। मेरी प्रजा एक्चुअली क्या है, एक बार जो कौटिल्य ने अपने अर्थशास्त्र में लिखा है कि अगर राजा अपनी प्रजा से इंतजार करवाता है ना, अगर राजा अपनी प्रजा से इंतजार करवाता है, बाहर वेट करवाता है, तो वो इससे प्रजा के मन में विद्रोह की भावना क्रिएट होती है ना, रिवोल्ट, प्रजा रिवोल्ट कर सकती है। इसलिए राजा को हमेशा अपने प्रजा के लिए अवेलेबल रहना चाहिए, है ना। ये बात कौटिल्य ने कही है अर्थशास्त्र। तो उसी बात को अलग तरीके से अशोक कहता है अपने इस एडिक्ट में कि मेरी प्रजा मेरे से कभी भी मिल सकती है। तो इसे हम लिख लेते हैं, इफ आई एम टेकिंग फूड और इन बेडरूम, इफ आई एम टेकिंग फूड और इन बेडरूम, डॉट तीन चार डॉट लगा देंगे यहाँ पर। ऑल इंफॉर्मेशन बी गिवन टू मी, ऑल इंफॉर्मेशन बी गिवन टू मी रिलेटेड टू माय सब्जेक्ट, रिलेटेड टू माय सब्जेक्ट। अगर मैं खाना खा रहा हूं या अपने शयन कक्ष में हूं, ऐसी कोई भी सूचना मुझे तुरंत मिलनी चाहिए जो जनता से संबंधित हो। सिक्स्थ है, अगर मैं खाना खा रहा हूं या अपने शयन कक्ष में हूं, ऐसी कोई भी सूचना मुझे तुरंत मिलनी चाहिए जो मेरी जनता से संबंधित है। Seventh, all communities can live everywhere. सभी
सभी संप्रदाय सभी जगहों पर रह सकते हैं। सभी संप्रदाय सभी जगहों पर रह सकते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। उस समय कुछ हुआ होगा, आपस में कंट्रोवर्सीज क्रिएट हुई होगी, है ना। उस समय कंट्रोवर्सीज क्रिएट हुई होगी जिससे बचाने के लिए अशोक को ये ऑर्डर देने पड़े। नेक्स्ट वन है एक, इसमें अशोक धम्म जर्नी की बात करता है, धम्म यात्रा, धम्म जर्नी, इट इज अबाउट धम्म जर्नी, धम्म यात्रा। नेक्स्ट वन है 9, इसमें अशोक मोरल वैल्यूज की बात करता है, नैतिक नियमों की बात करता है, मोरल वैल्यूज। नैतिक नियम। नेक्स्ट वन 10, इसमें अशोक मोरल एंड फिजिकल बेनिफिट ऑफ धम्म, धम्म के नैतिक तथा शारीरिक फायदों की बात करता है, नैतिक तथा शारीरिक फायदों। नेक्स्ट वन, नेक्स्ट 11, इसमें अशोक कहता है कि सभी दानों में धम्म दान सबसे श्रेष्ठ है। धम्म दान, धम्म दान इज बेटर देन, धम्म दान इज बेटर देन ऑल अदर टाइप्स ऑफ दान या ग्रांट। धम्म दान इज बेटर देन ऑल अदर ग्रांट्स। सभी दानों में धम्म दान सर्वश्रेष्ठ है। नेक्स्ट वन 12, धम्मदान मतलब कि बौद्ध धर्म से रिलेटेड जो लोग हैं उनको आप दान दो, इसे हम धम्मदान कहते हैं। नेक्स्ट वन है हमारा 12, इसमें एक अलग ऑफिसर की बात हुई है, स्त्री अध्यक्ष महामात्र, अपॉइंटमेंट ऑफ अ न्यू ऑफिसर, स्त्री अध्यक्ष महामात्र, अपॉइंटमेंट ऑफ अ न्यू मिनिस्टर, स्त्री अध्यक्ष महामात्र, स्त्री अध्यक्ष महामात्र की नियुक्ति। इसे 13 बहुत इंपोर्टेंट है, इसमें कुछ इंफॉर्मेशन हमें मिलती है, जैसे कलिंग वॉर, 13 से रिलेटेड कलिंग वॉर। इसके अलावा दूसरी एक ट्राइबल कम्युनिटी है, आटविक कम्युनिटी, आटविक, AATWIK, आटविक, इसी में 13 में आटविक कम्युनिटी, AATWIK, आटविक, आटविक जनजातीय लोग। इसके अलावा 5 फॉरेन रूलर्स, इसी में 5 फॉरेन रूलर्स, खासकर इसमें जो 5 फॉरेन रूलर्स हैं वो नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट में रहने वाले हैं, जैसे एंटियोकस सेकेंड, एंटियोकस सेकेंड, ये सीरिया का राजा है, ध्यान रखना है, एंटियोकस, ANTIYOKUS, एंटियोकस सेकेंड, रूलर ऑफ सीरिया। दूसरा टॉलमी थर्ड, टॉलमी को P से लिखते हैं, PTOLEMY, PTOLEMY, टॉलमी थर्ड, इजिप्ट का राजा, मिस्र का राजा। नेक्स्ट वन है एंटीगोनस गोनेटस, एंटीगोनस, एंटीगोनस गोनेटस। मुझे नहीं पता है कि आप कितना याद कर पाओगे, फिर भी लिखा देता हूं। ANTIGONUS, GONATUS, एंटीगोनस गोनेटस, मैसिडोनिया का राजा,
मैसिडोनिया, जहां का अलेक्जेंडर था, मैसिडोनिया। नेक्स्ट राजा है अलेक्जेंडर। अलेक्जेंडर एपिरिस का राजा, EPIRIS, एपिरिस, EPIRIS, एपिरिस। और मैगस, MEGAS, मैगस। मैगस एक राज्य है यूरोप में, छोटा सा राज्य था उस समय, कायरेनो, CYRENO, CYRENO। क्या? मैगस नाम है, MEGAS, मैगस। और जो राज्य का नाम है वो है कायरेनो, CYRENO। मैगस रूलर, मैगस रूलर है और राज्य का नाम है कैरेनो। यहाँ पर हमें फिर से एक बार साउथ के भी नेबर्स के बारे में इंफॉर्मेशन मिलती है, चोर, चेल, पांड्य एंड सतियापुत्र। एक बार यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछा था, किस किस अशोक के किस किस ऑर्डर में हमें साउथ के नेबर्स के बारे में इंफॉर्मेशन मिलती है। ये दो नेबर हमारे है, सेकेंड और ये वाला 13th। और ध्यान रखना है ताम्रपर्णी भी है यहाँ पर, ताम्रपर्णी, श्रीलंका का राज्य ताम्रपर्णी, उसको उसके बारे में भी हमें, ताम्रपर्णी। इस ये जो हमारा ऑर्डर है 13th ऑर्डर, इसमें हमें जो इंफॉर्मेशन मिलती है उसमें नॉर्थ वेस्ट के 5 राज्य, साउथ के 4 राज्य और ताम्रपर्णी श्रीलंका। Fourteenth order. It tells about success of Dhamma. It tells about success of Dhamma. यह धर्म की सफलता की बात करता है। ये टोटल अशोक के 14 ऑर्डर्स है ना, टोटल 14 ऑर्डर्स। इसके अलावा 2 एडिशनल ऑर्डर्स भी हैं, 2 अतिरिक्त आदेश, 2 एडिशनल ऑर्डर्स, 2 अतिरिक्त आदेश। दो अतिरिक्त ऑर्डर में पहला है हमारा धौली एडिशनल ऑर्डर। ध्यान रखना है, इसी में अशोक कहता है सारी प्रजा मेरी संतान, ऑल सब्जेक्ट्स आर माय चिल्ड्रन, सारी प्रजा मेरी संतान है, धौली। और दूसरा हमारा है जोगढ़, JOGARH, जोगढ़। इसमें फिर से एक ऑफिसर के अपॉइंटमेंट की बात करता है, उसे कहते हैं आंते महामात्र, ANTE। एक अतिरिक्त अधिकारी की नियुक्ति, एडिशनल ऑफिसर, अपॉइंटमेंट ऑफ एन एडिशनल ऑफिसर, आंते महामात्र, ANTEYA, आंते महामात्र, आंतरिक महामात्र, ANTEYA, आंतरिक महामात्र। ये स्पेशल ऑफिसर कलिंग के लिए अपॉइंट किया गया था, स्पेशल ऑफिसर कलिंग के लिए। ओडिशा में जो अभी विक्ट्री हुई थी उस जगह के लिए स्पेशल ऑफिसर्स को अपॉइंट किया गया था। देखो इतनी चीजें मैं कई बार सोचता हूं कि आप में से बहुत सारे एक्सपर्ट हो भी सकते हैं जो इन सारी चीजों को याद कर रहे हैं, मुझे कभी इतनी चीजें याद नहीं होती।
हाँ, मैंने वो प्लेसेस को याद कर लिया था और मुझे देखो आज भी याद है, मैं भूला नहीं कभी। और एक लाइन से मुझे याद है उसके स्टेट के साथ कि वो प्लेसेस कौन कौन सी हैं जहाँ से अशोक के मेजर रॉक एडिक्ट मिलते हैं, मेजर रॉक एडिक्ट। और उसके ऑर्डर्स क्या क्या हैं, कुछ छोटे मोटे ऑर्डर्स मैंने याद कर लिए थे, ऐसे नेवर्स वाले मैंने याद कर लिए थे कि नेवर्स में खासकर चोल चेत पांडे वाला मैंने याद कर लिया था। इसके अलावा ज्यादा याद हो नहीं पाया था मेरे। इतनी चीजें याद कहाँ हो पाती है, नहीं हो पाती पॉसिबल, है ना। वैसे पढ़ लेते हैं, कभी तुक्का लग जाए तो, है ना, गलती से कभी कभी तुक्के भी लग जाते हैं हमारे। तो जब आप खुद भी स्टडी करोगे, है ना, मैं कह रहा हूँ देखो एक चीज मैं हमेशा आप लोगों से कह रहा हूँ कि मैं जो ये आपको दे रहा हूँ वो कंप्लीट नहीं होता है ना। ये तभी कंप्लीट होगा जब आप इसे एनरिच करोगे, जब आप इसे समृद्ध करोगे, है ना। और इसको हम समृद्ध कैसे करते हैं ना, आपने साइंस में पढ़ी होगी या नहीं पढ़ी होगी, एक प्रोसेस है न्यूक्लियर एनरिचमेंट। हम जो हमारा जो यूरेनियम जिससे हम परमाणु बम बनाते हैं, जो सबसे इंपॉर्टेंट जो हमारे पास मेथड है, इसमें हम यूरेनियम से परमाणु बम बनाते हैं। तो जो यूरेनियम हमें प्रकृति से मिलता है, उस यूरेनियम में बाकी 99.7% पार्ट जो होते हैं वो वेस्ट मटेरियल होता है, सिर्फ 0.3% पार्ट जो होता है वही यूजेबल होता है। हम क्या करते हैं, उसको एनरिच करते हैं, समृद्ध बनाते हैं। जो 99.7% जो वेस्ट मटेरियल है उसे हम यूजफुल मटेरियल में कन्वर्ट कर देते हैं। इसे कहते हैं यूरेनियम एनरिचमेंट। यूरेनियम हिंदी में कहते हैं संवर्धन। और अगर हम उसे 90%, मोर देन 90% अगर हम उसे एनरिच कर देते हैं तभी हम परमाणु बम बना सकते हैं, नहीं तो हम नहीं बना सकते हैं परमाणु बम। इसीलिए परमाणु बम बनाना इतना आसान नहीं होता है कि कोई भी उसे बहुत आसान से बना ले, है ना। उसमें बहुत हायर टेक्नोलॉजी की जरूरत होती है। तो उसी से रिलेटेड मैं यहाँ पर कह रहा हूँ, मैंने कुछ चीजें आपको दी हैं, इसको, है ना, अगर सिर्फ क्लास करने से सिलेक्शन मिलता तो मैंने पहले ही कई बार डिस्कस किया, इतने सारे बच्चे दिनों में बैठ के पढ़ रहे हैं, है ना, लेकिन रिजल्ट। आज मैं सुबह एक वीडियो देख रहा था, एक आईएएस ऑफिसर हैं जिनके बारे में वीडियो था कि वो, है ना, केरला में तिरुवनंतपुरम रेलवे स्टेशन के कुली का काम करते थे और उन्होंने, आप लोगों ने भी पढ़ा है ना, तो वो फ्री वाईफाई की हेल्प से, है ना, फ्री वाईफाई अगर हमें मिल जाए तो फटाफट मूवी डाउनलोड करने में लगा देंगे या पता नहीं क्या करेंगे, है ना। तो उन्होंने उसका इस्तेमाल किया पढ़ने के लिए, है ना, खाली वो वहां पर चीजों को डाउनलोड करके बाद में उसे पढ़ लेते थे। तो, है ना, जितनी ज्यादा आप मेहनत करोगे, जितना ज्यादा इन चीजों को आप रिफाइन करोगे, जितना ज्यादा एनरिच करोगे, उतनी सक्सेस आपको ज्यादा मिलने के चांसेस ज्यादा हो जाएंगे। तो ये अशोक के मेजर रॉक एडिक्ट हैं जो कई जगह से मिले हैं, जिसमें अशोक के कुछ ऑर्डर्स। इसके बाद हमारा दूसरा है माइनर रॉक एडिक्ट, है ना, लघु अभिलेख। पहले मेजर है, फिर हमारा माइनर, लघु शिलालेख। देखो लघु शिलालेख जो है, ये यूपीएससी ने एक बार क्वेश्चन पूछा था कि चारों तरह के जो शिलालेख हैं उसके नाम लिखे थे और किससे अशोक की पर्सनल लाइफ के बारे में इंफॉर्मेशन मिलती है ना, पर्सनल लाइफ। तो ये जो हमारे माइनर रॉक एडिक्ट हैं उससे अशोक के पर्सनल लाइफ के बारे में भी कुछ इंफॉर्मेशन मिलती है, पर्सनल व्यक्तिगत जीवन के बारे में। जैसे अभी हमने क्वेश्चन के रूप में दिया था कि भागवत अभिलेख ऐसा अभिलेख है जिसमें अशोक अपने आप को बौद्ध धर्म का अनुयायी बताता है, बौद्ध धर्म का अनुयायी। तो जो माइनर रॉक एडिक्ट हैं, लघु स्तंभ अभिलेख हैं, उससे हमें और भी तो इंफॉर्मेशन मिलती है, रॉयल ऑर्डर्स या धर्म के बारे में। लेकिन एडिशनल में एक नई चीज जो यहाँ पर ऐड हो जाएगी वो ये है कि इससे हमें उसके व्यक्तिगत जीवन के बारे में भी जानकारी मिलती है, थोड़ी बहुत। इसी में 4 ऐसा एडिक्ट है ना, कितने जगह से ये मिले हैं उसके बारे में नहीं हमें देखना है कि वो कई जगह से, पूरे भारत में अलग अलग जगह से मिले हैं, लेकिन 4 ऐसी जगह है जहां से जो अशोक के अभिलेख मिले हैं उस पर उसका अपना नाम अशोक लिखा हुआ है। बाकी देखो, बाकी जितने भी अशोक के ऑर्डर्स हैं, जितने भी अशोक के पिलर्स हैं, जितने भी उसके रॉक एडिक्ट हैं,
उन सब में अशोक का नाम क्या मिलता है? ये भी क्वेश्चन पूछा गया है। देव नाम प्रियदर्शी। अशोक के जितने भी अभिलेख हैं उनमें से मैक्सिमम अभिलेख में अशोक का नाम है देव नाम प्रियदर्शी। देव नाम प्रियदर्शी। मैं क्या कह रहा हूं, हमारे पास जितने भी अभिलेख हैं उसमें से मैक्सिमम अभिलेख में यही नाम मिलता है। अब हमने ये भी अधिक पढ़ा, ये भी अधिक पढ़ा, दोनों की लिखावट, दोनों की टाइमिंग सब एक जैसी। ठीक है, अब तो साइंस बहुत बढ़ चुका है ना। पेज पर जो आप लिखते हो ये अगर 2 करोड़ साल बाद मिलेगा, 2 करोड़ साल बाद, है ना, तो भी पढ़ के पता लगा लेंगे। जैसे हम लोगों ने डिस्कस किया था, शायद आपको याद होगा, ऋग्वेद में कुछ मंडल सबसे पुराने हैं, कुछ मंडल नए हैं, कैसे पता किया? तो आजकल जो हम लिखते हैं उसको भी पढ़ने का स्टाइल डेवलप हो चुका है कि कौन सी चीज कब लिखी गई है वो निकाल लेते हैं वो वहां से, है ना। तो राइटिंग स्टाइल को पढ़ना डेवलप कर लिया उन्होंने, तो पता लगा लेते हैं कि वो सारी चीजें एक ही समय की है, तो वो देव नाम प्रियदर्शी। एक ही जगह से सारे मैक्सिमम नाम देव नाम प्रियदर्शी। टाइमिंग अशोक की, अशोक का, है ना। अब 4 ऐसे एडिक्ट हैं जहां पर उसका अपना नाम अशोक मिलता है। मास्की, गुर्जरा, नित्तूर और उदय गोलम, ये 4 प्लेस है। मास्की, MASKI, मास्की, गुर्जरा, हाँ, मास्की, गुर्जरा, नित्तूर, NETTUR, नित्तूर, और उदय गोलम, उदय गोलम, मास्की, गुर्जरा, नित्तूर और उदय गोलम। मास्की, गुर्जरा, नित्तूर और उदय गोलम। जगहों के नाम आपको एक बार ढूंढ के लिखना है। इसे मैं 2 पार्ट बचा हुआ है, मैं उसे फटाफट खत्म करके आज की क्लास को फिनिश करूंगा। आपको ढूंढ के लिखना है इसे कि ये चारों साइड कहां कहां है। थोड़ा काम खुद भी करना है हमें। ये चारों साइड किस किस राज्य में है ये ढूंढ के हमें लिखना है। तो ये है हमारा माइनर रॉक एडिक्ट। माइनर रॉक एडिक्ट में हमें बहुत सारी चीजों की इंफॉर्मेशन मिलती है, लेकिन साथ साथ उसकी पर्सनल लाइफ के बारे में भी इंफॉर्मेशन मिलती है। एक और चीज यहाँ पर हम ऐड कर लेते हैं जो एडिशनल है। पुराणों में, पुराण